डियर स्टूडेंट, आज हम अपने इस वीडियो सेशन में देखने वाले हैं आरबीएसई क्लास 12 चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है व्युत्क्रम मैट्रिक्स तथा रेखिक समीकरण, यानी जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन है उसका बाकी का जो 5.1 एक्सरसाइज है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके थे। हमने पीछे वाले वीडियो सेशन में क्या शुरुआत किया था, हमने देखा था एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी जो अवयव है, जो सारणिक है, उस सारणिक के हमने कुछ अनुप्रयोग सीखे थे और त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह ज्ञात करना सीखा था। आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं जो रेखिक समीकरण निकाय है उनका हल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो मैं कोई भी एक लीनियर इक्वेशन लिखता हूं, पहले a1x प्लस b1y 2 लिख रहे हो तब तो इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ बराबर c1 आ जाएगा, यहाँ देखिए c1, यहाँ दूसरा आ जाएगा a2x प्लस b2y बराबर c2। हमें पता है हमारे पास में जितने कोफिशिएंट है x y, यानी जितने भी हमारे पास में चर है दिए हुए, x है y है, x है y है, यानी x और y दो ही प्रकार के हैं। जितने प्रकार के हमारे पास चर होंगे उतने ही हमारे पास समीकरणों की आवश्यकता होगी। अगर मैं यहाँ ऐसा लिख देता कि a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे इसके लिए 3 इक्वेशन लिखनी पड़ती, a1 के लिए, a2 के लिए, a3 के लिए। 3 इक्वेशन कब आती, जब हमारे पास 3 चर दिए गए होते। अब देखिए यहाँ से हम निकाल देते हूँ, अगर यहाँ पर c1 की वैल्यू भी और c2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू ही अगर 0 के बराबर आ जाए, दोनों की वैल्यू ही अगर किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर, तब जो हमारा निकाय होगा, जब हमारा जो सिस्टम होगा वह कैसा होगा, समघाती होगा। कैसा होगा, समघाती होगा, होमोजीनियस होगा। कैसा होगा, होमोजीनियस। ये कब होता है, देखिए यदि यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है सबके बराबर 0 आ जाए, तब हमारा निकाय जो समघाती, यानी कि जो हमारा सिस्टम है वो कैसा होगा, होमोजीनियस का। अगर ऐसा नहीं है कि c1 c2 ये सारे के बराबर 0 बराबर नहीं है, तब हमारा जो निकाय होगा, अगर ऐसा नहीं है तो तब हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो निकाय है वो कैसा होगा, विषमघाती हो जाएगा। पहले तो कैसा होता था, समघाती, और अब हो जाएगा कैसा, विषमघाती, यानी कि नॉन होमोजीनियस। कैसा हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस। ये अब तक हमने क्या देखा, देखिए यदि इस सब के कांस्टेंट वैल्यू की बराबर 0 हो तो निकाय समघाती होगा, होमोजीनियस होगा। यदि ये 0 के बराबर नहीं हो तो निकाय विषमघाती होगा, नॉन होमोजीनियस प्रकार का होगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब क्या करेंगे, इस समीकरण निकाय को हल करने के मेरे पास 2 ऑप्शन है, 2 प्रकार है। कौन कौन से, एक तो है सारणिक के प्रयोग से, पहला कौन सा है, सारणिक के प्रयोग से, और दूसरा है मेरे पास में मैट्रिक्स यानी अवयव के प्रयोग से। जब सारणिक के प्रयोग से हल करेंगे तो इसमें मेरे पास में 2 ऑप्शन बनेंगे। कौन कौन से, एक तो बनेगा कौन सा, 2 चरों के लिए। कितने चरों के लिए, 2 चरों के लिए। और इसके लिए एक और बनेगा 3 चरों के लिए, फॉर 2 वेरिएबल एंड फॉर 3 वेरिएबल। और ये दूसरे वाला जो आएगा हमारे पास में, जो मैट्रिक्स वाला, इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है। इसमें भी 2 या 3 दोनों अलग अलग प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो देखिएगा, पॉज द वीडियो एंड राइट नो, आप यहाँ तक लिख लीजिएगा। अब आगे का देखते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे इन दोनों पार्ट्स में से ये पहला पार्ट, इस पहले पार्ट का ये वाला पहला पार्ट, यानी 2 चरों के लिए जो समीकरण हो, 2 चर की रेखिक समीकरण है, उस रेखिक समीकरण निकाय के हल किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। पहले देखेंगे विधि कौन सी है। इस पूरी विधि को है, ये जो सारणिक वाला पूरा मेथड है, इस पूरे को कहते हैं क्रेमर विधि। क्या कहते हैं, क्रेमर विधि। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड ऑफ दिस चैप्टर। ये हमारे इस चैप्टर की बहुत ही उपयोगी विधि है, जिसका नाम है क्रेमर विधि। आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली है। अब देखिए, हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं 2 चरों के रेखिक समीकरण निकाय के हल करना। सबसे पहले देखते हैं क्रेमर विधि होती क्या है।
क्रैमर विधि से x और y के वैल्यू जो किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है, पहले क्रैमर विधि को खुद को प्रूव करेंगे, उसके बाद में उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो करेंगे। यानी एकदम बहुत ही अच्छी प्रकार से वीडियो होने वाला है, आपका हर एक डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से दिया हुआ है हमारा दो चर वाले रेखिक समीकरण निकाय का हल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। कौन से में पहले वाला सारणिक वाला था ऑप्शन, सारणिक वाले का पहला पॉइंट है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी दो चरों के लिए हम समीकरण निकाय का हल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। मैं कोई भी लीनियर इक्वेशन लिख देता हूं, जैसे a1x जो अभी लिखी थी वही वाली वापस लिख देता हूं, a1x b1y, दूसरा है a2x प्लस b2y बराबर, पहले वाले को बराबर लिख देता हूं c1, दूसरे के बराबर c2, और इस पूरे को एक साथ सम्मिलित रूप से मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1। अब देखिए क्रैमर विधि से हल करना है मुझे, और क्रैमर विधि होती क्या है पहले वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए क्रैमर विधि का मतलब है जब दो चरों के लिए हो तब x की वैल्यू जो फाइंड आउट की जाती है वह इस प्रकार से होगी। क्रैमर विधि के अनुसार x बराबर ये होता है डेल x अपॉन डेल, और y बराबर होता है डेल y अपॉन डेल। अब कंपल्सरी नहीं आप डेल से ही प्रेजेंट करो। ये डेल क्या है, डेल है हमारा सारणिक, जो हमारा डिटर्मिनेंट्स है वो वाला। हमने क्या बोला था, ये जो कौन सा मेथड काम में ले रहे हैं, सारणिक के प्रयोग से। हमारे पास एक कोई सारणिक दी गई है, उस सारणी को आप डेल भी बता सकते हो, आप उसको डी भी बता सकते हो। क्या बता सकते हो, डी बता सकते हो। अब उस सारणी के प्रयोग से हम दो छोटे छोटे डिटर्मिनेंट और बनाते हैं, उनको आप d1 और d2 भी नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ x और y दिया, इस प्रकार से आप x और y के लिए ये वाली वैल्यूज भी पुट कर सकते हो। इन दोनों में से कोई सा भी काम में लो, एक ही बात है। अब हम ये प्रूव करते हैं, इनको हम सिद्ध करते हैं कि ये वाली वैल्यू जो लिखी हमने वो सही है या नहीं है। तो देखिए ये वाली वैल्यू प्रूव करते हैं। आप d1 d2 भी मान सकते हैं, मैं यहाँ डेल x और डेल y के हिसाब से लेके चलता हूँ। पहले बात करता हूँ ये डेल यानी डिटरमिनेंट खुद क्या है। मैं डिटरमिनेंट की बात करूं तो डिटरमिनेंट में केवल और केवल मैं वही वैल्यू लिखता हूं जो मेरे पास में x और y के कोफिशिएंट है, यानी x और y के गुणांक है। x का गुणांक है मेरे पास में a1, इस वाले का है a2, यहाँ y का गुणांक है मेरे पास b1 और b2। मैंने एक केवल और केवल क्या लिखा, x तथा y दोनों के कोफिशिएंट यानी गुणांक लिख दिए। अब मैं बात करता हूं इस डेल x की, ये डेल x गुणा में नहीं है वो ध्यान रखिएगा। आप इसको ऐसा दे सकते हो कि डेल 1 नाम दे दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं होगी, परंतु ये दोनों गुणा में नहीं है। एक तो होता है डेल x और यहाँ मैंने लिखा है डेल x, ये एक चीज नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ डेल 1 नाम दे सकते हो परंतु ये गुणा में नहीं है। अब देखिएगा इसकी वैल्यू क्या आती है। इसका मतलब ये है कि जो आपने मेरे लिए डिटर्मिनेंट बनाया है उसमें x की जो वैल्यू है वो x की कोफिशिएंट है, जो x के गुणांक है वो नहीं लिखना है। y वाले आप लिख सकते हो जैसे कि b1 और b2 ये आप लिख सकते हो, जबकि जो x के कोफिशिएंट है उनकी जगह मेरे पास में ये कांस्टेंट वैल्यू यानी अचर वाली पद लिखने c1 और c2। बात समझ में आई होगी। मैं y वाला लिखता हूं, देखिए पहले डेल y बराबर, सेम यही मेथड होगा किसके लिए, y के लिए। किसके लिए होगा, y के लिए। y का मतलब है आप x वाला तो लिख सकते हो, y वाले कोफिशिएंट y के गुणांक नहीं लिखने हैं, x के लिख सकते हैं, मतलब a1 लिख सकते हैं, a2 लिख सकते हैं। y वाले नहीं लिखेंगे तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, अचर पद लिखेंगे, c1 और c2 लिखेंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि ये डेल क्या होता है, डेल x क्या होता है और डेल y क्या होता है। यहां तक हमने देखा है। अब मैं प्रूव करता हूं कि यह सब पॉसिबल है या नहीं है। तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, देखिएगा। सबसे पहले मैं ये वाला काम लेता हूं। मेरे पास दिया गया डेल बराबर डिटर्मिनेंट किस प्रकार का है, a1 a2 b1 एंड b2, ये मेरे पास में डिटर्मिनेंट दिया है। अब डिटर्मिनेंट में ये x वाला लेके आना है तो मैं क्या कर देता हूं, दोनों पक्षों को x से गुणा करने पर क्या लिख देता हूं, दोनों पक्षों को x से गुणा करने पर, x से दोनों साइड में गुणा करता हूं तो यहां मेरे पास में जाएगा x इंटू डेल, ये गुणा में है,
ये वाले दोनों चीज सेम नहीं है, मैंने पहले ही बता रखा है, बराबर x इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 b1 b2। मैं काम करता हूँ इस x को अंदर c1 से, यानी जो फर्स्ट कॉलम है इससे गुणा कर देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा a1x a2x b1 एंड b2। अब यहाँ देखिएगा, अब मैं यहाँ जो मैंने डिटर्मिनेंट्स में संक्रियाएं सीखी थी उनमें से एक संक्रिया लगाता हूँ। कौन सी संक्रिया लगेगी पहले ये समझा देता हूँ। देखिए यहाँ लिखा है a1x, ये रहा मेरे पास a1x, इसमें किसकी आवश्यकता है और b1y की। b1 तो मेरे पास में है, y की आवश्यकता, तो y कहाँ से लाता हूँ। देखिए मैं c1 में फर्स्ट कॉलम में संक्रिया लगाता हूँ, c1 में जोड़ दो आप c2। केवल जोड़ने से काम नहीं चल रहा है, यहाँ तो केवल b1 है, y तो है ही नहीं, तो y को c2 से गुणा करो और बाद में इसमें जोड़ दो, तब हमारे पास में आ जाएगा x इंटू डेल बराबर, यहाँ लिखा हुआ है a1x नीचे a2x, और इनमें जोड़ना है, ये इस प्रकार से जोड़ना है। क्या जोड़ना है, b1y, क्या जोड़ना है, b2y, और यहाँ पर जो लिखा गया था b1 एंड b2। यहाँ तक हमने अच्छी प्रकार से लिख दिया। अब ये ऐसा क्यों लिखा है, इससे क्या हम प्रूव कर रहे हैं वो देखिएगा। यहाँ पर मैंने जो लिखा है, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास लिखा है x इंटू डेल बराबर क्या आ रहा है, a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y। इसकी जगह मैं समीकरण 1 से लिख सकता हूँ c1, क्या लिख सकते हैं, c1। इस दूसरे के लिए मैं लिख सकता हूँ c2, और यहाँ मेरे पास जो लिखा गया था पहले से b1 और b2 एज इट इज लिखा हुआ है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये वैल्यू किसकी है, देखिए ये रही, क्या ये दोनों सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ x इंटू डेल बराबर, इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ डेल x, तो यहां से निकल करके वैल्यू आ जाएगी x बराबर, ये मेरे पास में डेल x तो पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है, और ये जो डेल यहाँ गुणा में आगे जाएगा तो भाग में चला जाएगा, और जैसे ये वैल्यू भाग में जाएगी इस प्रकार से ये हमारी x की जो वैल्यू हमने शुरुआत में बताई थी, क्या वही वैल्यू आ रही है। और मैं कह सकता हूं कि सिमिलरली क्या हो जाएगा, इसी प्रकार जो y का वैल्यू है, जिस प्रकार से मैंने x की वैल्यू निकाली है, ठीक उसी प्रकार से सिमिलरली y की वैल्यू भी आ जाएगी। अगर मैं यहाँ दोनों साइड में y से गुणा करता तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाती, दोनों मान सही है। इस प्रकार हमने देखा कि दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण निकाय है उनको किस प्रकार से प्रूव किया जा सकता है। नाम क्या है, क्रैमर विधि। क्या विधि है, क्रैमर विधि, CRAMMER, क्रैमर मेथड। क्रैमर विधि से किस प्रकार से हल किया जाता है। अब हम इसको बहुत ही अच्छे प्रकार से समझने के लिए इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल करते हैं, आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से दिमाग में क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो क्या दिया हुआ है, तो ये है हमारा एग्जाम्पल, हमारी बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10। तो ये लिखा गया है, निम्न समीकरण निकाय कैसे हैं। कैसे का मतलब हमने पढ़ा था, जब दो हमारे पास इक्वेशन दी गई हो, वो पीछे भी हमने कई क्लासों में पढ़ा है कि a1/a2 बराबर b1/b2। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तब समीकरण निकाय कैसा था, एक तो संगत था और उसके अद्वितीय हल विद्यमान थे। कितने हल विद्यमान थे, अद्वितीय। उससे आगे बढ़ता हूं मैं, अगर मेरे पास में ऐसी कंडीशन हो जाए a1/a2 बराबर है b1/b2 के, परंतु c1/c2 बराबर नहीं है, तब जो समीकरण निकाय था हमारा वो संगत होने की बजाय कैसा हो जाएगा, असंगत। अगर असंगत है तो उसका कोई भी हल विद्यमान नहीं है। और तीसरा ऑप्शन हमने ये देखा था कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है, यहाँ क्या था, समीकरण निकाय संगत है, इसके अद्वितीय हल विद्यमान है और इसमें ये स्वतंत्र भी है। कैसी है, स्वतंत्र। इसमें समीकरण निकाय असंगत है और कोई भी हल विद्यमान नहीं है। इसमें ये जो समीकरण है ये कैसी है, संगत है। कैसी है, संगत। इसके कितने हल विद्यमान है, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी अनंत हल विद्यमान है। जबकि ये स्वतंत्र नहीं है, ये क्या हो जाएगा, स्वतंत्र नहीं है। इस प्रकार की ये तीन कंडीशन है। इन तीनों में से कौन सी कंडीशन को ये फॉलो कर रहे हैं, तो देखिएगा इनके कितने हल विद्यमान हो सकते हैं। और अगर हल पॉसिबल है, अगर इनके हल संभव है, तो लिखा गया है
क्रेमर विधि की सहायता से उनके हल जो है वो भी निकालिए। तो मेरे पास ये दोनों इक्वेशन लिखी हुई है, इन दोनों इक्वेशन को मैं क्रेमर विधि से जैसे ही हल करना प्रारंभ करता हूं तो मुझे पता है कि मुझे पहले एक डिटर्मिनेंट बनाना है। कोई भी एक डिटर्मिनेंट यहां बता देता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ। अब पहले डिटर्मिनेंट में मुझे क्या दर्शाना है, पहले डिटर्मिनेंट में मुझे केवल वो संख्या बतानी है जो x और y के गुणांक हो, 2 और 2, ये 2, यहां पर भी 2, यहाँ 3 और 3, यहाँ माइनस का 3 है और नीचे वाला 3 जो है वो प्लस का है। अब इसके अलावा जो मेरे पास दूसरा डिटर्मिनेंट है उसको कहते हैं डेल x। इसमें क्या करते हैं, x के गुणांक तो लिखना नहीं है, उनकी जगह मुझे लिखने अचर वैल्यू ये वाले, और y के गुणांक जिस रूप में मुझे दिए गए हैं और उसी रूप में लिख देंगे, ये हो गया। तीसरा जो बनेगा वो ऐसा बनेगा कि डेल y बराबर, अब x वाले तो लिखना है मुझे ये 2 एंड ये 2, y वाले नहीं लिखने, y की जगह मुझे ये कोफिशिएंट लिखना, ये जो है कांस्टेंट वैल्यू है ये वाले लिखनी है। तो हमने इस प्रकार से क्या किया, तीनों के तीनों डिटर्मिनेंट बना दिए। अब तीनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से देखिए ये सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 3 × 2 होता है 6, 3 × 2 होता है 6, जबकि ये माइनस का है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, और ये वैल्यू जो मेरे पास आई कितनी, 12 है। तो यानी मैं कह सकता हूँ मेरे पास डेल जो है वो 0 के बराबर नहीं आया। उससे आगे बढ़ते हैं, देखिएगा मैं डेल x की बात अगर करूं तो डेल x बराबर 3 × 3 हो जाएगा 9, माइनस 9 × 3 27, माइनस का होगा इसलिए प्लस हो जाएगा। इन दोनों को जैसे ही ऐड किया जाएगा दिया जाएगा 36। ये वाली जो वैल्यू है वो भी नॉट इक्वल क्या आ रही है, 0। ठीक है, अभी थर्ड वाली वैल्यू भी देख लेते हैं। तो यहाँ से डेल y बराबर आ रहा है 9 × 2 18 माइनस 3 × 2 6, ये जो वैल्यू आई है 12 है। तो यहाँ से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू भी 0 के बराबर नहीं आई। तो इन तीनों को हमें देखते हुए इस प्रकार से पता चल रहा है कि जो हमारी समीकरण निकाय है वह समीकरण निकाय, यहाँ में देखिए लाइन पूरी लिख देता हूं, अतः जो हमारे पास में समीकरण निकाय दिया गया है वो निकाय कैसा है, संगत है। संगत होने के साथ साथ उनके कितने हल विद्यमान है, अद्वितीय हल, यानी यूनिक सॉल्यूशन विद्यमान है, अद्वितीय हल। अब बोला था अगर अद्वितीय हल विद्यमान है या अगर हल विद्यमान है तो हमें क्रेमर विधि से हल करना है। क्रेमर विधि क्या कहती थी, क्रेमर विधि में हमने अभी सीखा है कि x की वैल्यू तो इस प्रकार से ज्ञात करते हैं साहब, ये इस प्रकार से x की वैल्यू आती है और y की वैल्यू आती है डेल y अपॉन डेल होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों अब हम क्या करेंगे, तो देखिए x की वैल्यू मैं फाइंड आउट करता हूं। मेरे पास में डेल x की वैल्यू है कितनी है, 36। ठीक है, तो इसमें मुझे भाग लगाना है डेल का, डेल यानी ये 12 है, ये भाग जा रहा है 3 टाइम, तो मेरे पास में x की जो वैल्यू है y ओनली प्लस का 3। अब मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू डेल y यानी कि 12 है डिवाइड बाई 12 है, तो मेरे पास y की जो वैल्यू है वो आ गई ओनली 1। मुझे क्या करना था, पहले निकाय हल कैसे है, यानी इसमें अद्वितीय हल है, संगत है, वो भी देख लिया। अब दूसरा ऑप्शन ये पूछा था क्रेमर विधि से हल करो, तो इस प्रकार से हमने क्रेमर विधि से हल किया। आशा करते हैं आपको क्रेमर विधि से आपको समझ में आ रही होगी। अब हम इसी का सेकंड ऑप्शन देखते हैं। अगर किसी को ये कम भी समझ में आया हो तो ये दूसरे वाले में उसका एकदम सारी दुविधाएं क्लियर हो जाएगी। तो देखिए दूसरे वाला जो ऑप्शन है वो हमें क्या दिया हुआ है, दूसरे में भी यही ऑप्शन काम लेना है। पहले मुझे क्या बनाने हैं, 3 डिटर्मिनेंट बनाने हैं। पहले तो x और y के कोफिशिएंट का बनाना है, दूसरा जो है उसमें x के कोफिशिएंट नहीं लेने हैं और तीसरे में किसके नहीं लेने हैं, y के नहीं लेने हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से बनेंगे। यहाँ ये पहले वाला 1 2 2 4 1 2 2 4 ये मैंने पहले बना दिया डिटर्मिनेंट केवल x और y के कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। दूसरे वाला जो डेल x आएगा उसकी बात करता हूं मैं। यहाँ एक जो इसका गुणांक है 1, इसका गुणांक है 2, वो तो लिखना नहीं है, उसकी जगह ये वाली वैल्यू लिखनी है 5 और 10। अब मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ तो जो वैल्यू थी वही वैल्यू आएगी। अब बात करते हैं इस y वाले के लिए, जो डिटर्मिनेंट y के लिए बनेगा उसमें y के कोफिशिएंट नहीं लिखने, y के लिए क्या लिखेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू है, और x वाली वैल्यू जो जिस रूप में हमें दी गई है उसी रूप में लिख दी जाएगी। तो हमारे पास में 3 डिटर्मिनेंट आ गए, तीनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास में देखिए वैल्यू आ रही है डेल बराबर 4 1 जा 4 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ मेरे पास में डेल x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 × 4 यानी
2 इंटू 10 ये भी होता है 20 इज इक्वल टू 0। और यहाँ मेरे पास में आ रहा है टेल y इज इक्वल टू 10 इंटू 1 आ रहा है 10 माइनस 5 इंटू 2 कितना आ रहा है 10। यहाँ पर मेरे पास में देखने पर एक पता चलता है कि ये जो वैल्यू आई है डेल की वैल्यू भी 0 के बराबर आ गई, डेल x जो है वो भी 0 के बराबर आ गया, और डेल y है ये भी किसके बराबर 0 के बराबर आ गया। यदि इस प्रकार के प्रश्न आ जाए और उनमें सभी के सभी जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाए 0 के बराबर आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो समीकरण निकाय है वो समीकरण निकाय होगा कैसा, असंगत हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास जो दिया गया समीकरण निकाय है, अतः हमारा जो निकाय दिया गया था, हमारा जो समीकरण निकाय है वो कैसा है, असंगत है। कैसा है, असंगत है। और अब यहाँ हल कितने विद्यमान है, ऐसी कंडीशन में उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन विद्यमान होते हैं। कितने विद्यमान होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन विद्यमान होते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने क्रेमर विधि का फर्स्ट रूल देखा था जिसमें 2 चरों के लिए पॉसिबल होता है। 2 चरों के लिए हमने पूरा प्रूव करके देख लिया और एग्जाम्पल के दोनों पॉइंट के हिसाब से हमने इसको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझा है। आप इसको साथ ही साथ राइट डाउन करते रहिएगा। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास में 2 चरों की बजाय चर कितने दिए गए हो 3, तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर 3 वेरिएबल यानी 3 चर दिए गए हो, तो इसी विधि से किस प्रकार से हल करते हैं पहले उसको प्रूव करेंगे, उसके बाद में विद एग्जांपल बहुत ही अच्छी प्रकार से समझते हैं। तो देखिएगा 3 चरों के लिए जो रैखिक समीकरण हो उनके निकाय के हल किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं 3 इक्वेशन लिख देता हूं। पहले तो a1x b1y, अगर चर 3 लेने हैं तो ये c1z बराबर आ जाएगा d1। अगर 3 चर है तो 3 चरों के लिए मेरे पास में इक्वेशन भी कितनी होनी चाहिए, 3 ही होनी चाहिए। जितनी मेरे पास में इक्वेशन है उतने ही क्या होने चाहिए, चर होने चाहिए। तो बराबर d2। यहाँ लिख देता हूँ a3x प्लस b3y प्लस c3z, यहाँ पर भी z है, ठीक है। c3z बराबर क्या है, d3। और इन तीनों को मैं a के साथ देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ये मेरे पास में आ गया। अब इस प्रकार के जो 3 इक्वेशन दी गई है उनके लिए भी जो क्रेमर विधि है, कौन सी विधि से हल कर रहे हैं हम विधि काम में ले रहे हैं क्रेमर विधि, क्रेमर मेथड। क्रेमर विधि क्या कहती है, अब ये भी हमने प्रूव किया था कि x की जो वैल्यू होती है वह होती है डेल x अपॉन डेल, और y की जो वैल्यू होती है y की वैल्यू होती है डेल y अपॉन डेल, और z की जो वैल्यू होती है z की वैल्यू होती है डेल z अपॉन डेल। ये होते हैं। अब पहले इनको प्रूव करते हैं कि ऐसा सब कुछ पॉसिबल है या नहीं है। तो देखिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले मुझे एक डिटर्मिनेंट लेना है। पहले वाले डिटर्मिनेंट में x y और z 3 दिए हुए मेरे पास सर, इन तीनों के कोफिशिएंट लिखता हूँ। ये तीनों जो लिखे हैं मैंने अब तक, ये तीनों के तीनों मैंने लिख दिए x के कोफिशिएंट। अब मैं लिख देता हूँ y के लिए ये b1 b2 b3। अब मैं लिखता हूँ z के लिए c1 c2 और c3। इतना लिखने के बाद में जो मेरी सेकंड डिटर्मिनेंट आएगी, दूसरी सारणिक आएगी, वो क्या कहती है। अब देखिएगा थोड़ी सी समझने की जरूरत है। x के गुणांक नहीं लिखने हैं। क्यों नहीं लिखने हैं, x के गुणांक इसलिए नहीं लिखने हैं क्योंकि x के गुणांकों की जगह मुझे लिखना है ये वाले अचर वैल्यू, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो वाले। बाकी के जिस रूप में दिए हुए हैं उसी रूप में लिख दिए जाएंगे c1 c2 c3। ये हो गया डेल x। अब मैं बात करूं अगर डेल y की, तो डेल y के अंदर क्या होगा, डेल y कुछ इस प्रकार से आएगा। इसमें y के कोफिशिएंट नहीं लिखे जाएंगे, ये वाले लिखे जाएंगे और ये वाले लिखे जाएंगे। पहले ये लिख देते हैं a1 a2 a3 c1 c2 c3। b1 b2 b3 की जगह मुझे लिखना है ये वाला, क्या लिखा हुआ है d1 d2 d3। अब लास्ट वन बच गया z बराबर, इसके लिए देखिए पहले वाला जैसा था उसी रूप का लिखा जाएगा, दूसरे वाला भी जिस रूप में दिया गया है उसी रूप में लिखा जाएगा, और जो तीसरे वाला है तीसरे की जगह मुझे लिखना होगा d1 d2 d3। तो मेरे पास में जब इससे पहले वाला जो 2 चरों के लिए देखा था, 2 चरों के लिए मेरे पास में 3 डिटर्मिनेंट बने थे।
3 चरों के लिए मेरे पास 4 डिटर्मिनेंट बनकर के तैयार हुए हैं। अब इनमें से मैं प्रूव करता हूं। देखिए किस प्रकार से इनको प्रूव करते हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेता हूं कि डेल बराबर मेरे पास में क्या है, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूं, दोनों साइड गुणा कर देता हूं किससे, x से। तो x गुणा डेल बराबर आ जाएगा, यहाँ पर मैं x यहाँ लिखेंगे तो x को अंदर गुणा कर देता हूँ सीधे A1 A2 A3 के साथ। A1 A2 A3 तो था, इन तीनों का किससे, यानी जो मेरे पास फर्स्ट कॉलम है उसको मैंने x से गुणा कर दिया, और बाकी का जो मैटर लिखा हुआ है B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये सेम टू सेम लिखा हुआ है। अब देखिएगा मुझे एक संक्रिया लगानी है। कौन सी संक्रिया, वो देखिएगा। ये मेरे पास लिखा हुआ है B, मेरे पास में y की कमी है। तो मैं काम करता हूँ, जो मेरे पास C1 है, जो फर्स्ट कॉलम है, उस फर्स्ट कॉलम में C1 में मैं जोड़ देता हूँ y को गुणा करके B से, यानी कि B का मतलब है ये वाला C2। अब मैं बात करूं, मेरे पास C1 C2 C3 तो है, केवल Z की कमी है, तो मैं यहाँ Z को गुणा करूं C3 से, यानी थर्ड कॉलम से, और इसे जोड़ दूं। तब ये वाली संक्रिया लगाने के बाद में जो मेरे पास डिटर्मिनेंट बन के आएगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, वो देखिएगा। अगर ये वाला आपकी समझ में आ गया तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये संक्रिया लगा रहा हूं, देखिएगा यहाँ पर। यहाँ ऐसा आ जाएगा कि x इंटू डेल बराबर, पहले मेरे पास लिखा है A1x A2x A3x। मुझे इसमें क्या क्या जोड़ना है वो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब मुझे जोड़ना है B1y B2y और B3y, क्योंकि y का गुणा करके ये वाला जोड़ रहे हैं, अब ये वाला जोड़ने z का गुणा कर करके C1z प्लस C2z प्लस C3z, ये भी लिख दिया। बाकी के जो दोनों मेरे पास कॉलम है B1 B2 B3, ये तो मेरे पास सेकंड कॉलम, और ये मेरे पास जो मेरे पास थर्ड कॉलम है वो थर्ड नंबर का कॉलम दिया है। अब देखिएगा, अगर मैं इस डिटर्मिनेंट में देखूं, ये वाली इक्वेशन पुट की जा सकती है क्या, समीकरण 1 से ये वाले जो तीनों वैल्यू है, इन तीनों वैल्यू को इनकी जगह रखा जा सकता है, और मेरी वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी कि D1 D2 D3 B1 B2 एंड B3 C1 C2 C3। इधर क्या था मेरे पास, x गुणा डेल, तो यहां मैं ऐसा लिख सकता हूं कि x गुणा डेल बराबर ये पूरा का पूरा जो डिटर्मिनेंट आया है, इस पूरे डिटर्मिनेंट की जगह में क्या लिख सकता हूं, डेल x। डेल x का मतलब यहां से आ गया x बराबर आ सकता है डेल x अपॉन डेल। क्या हमें यही वाला प्रूफ करना था क्या? सिमिलरली इसी प्रकार से यानी इसी प्रकार y की जो वैल्यू आएगी तथा z की जो वैल्यू आएगी वह भी ऐसी आएगी, डेल y अपॉन डेल और डेल z अपॉन डेल। इस प्रकार से हमने क्या प्रूव कर लिया, यदि 3 चरों वाले रैखिक समीकरण हो उनको इस प्रकार से हल करना है। ये तो इसका प्रूफ था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इससे आगे आने वाले जो एग्जाम्पल्स है उनसे आपके ये वाला जो है किस प्रकार से हमने क्वेश्चनों में काम लेना है वो अच्छी प्रकार से माइंड में सेट हो जाएगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल जो है हमारी बुक का एग्जाम्पल नंबर 11 है, किस प्रकार का दिया हुआ है। ये है हमारा एग्जाम्पल, 3 चरों वाले जो रैखिक समीकरण निकाय है उनका हल ज्ञात करना। क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण निकाय असंगत है। हमें क्या बताना, ये कैसा है, असंगत है, तथा इसका कोई भी हल विद्यमान नहीं है, कोई भी हल विद्यमान नहीं है। तो इसके लिए देखिए हमें पहले पता होना चाहिए कब इनके हल विद्यमान नहीं होते हैं, कब इनका जो है अद्वितीय हल विद्यमान होता है, कब ये संगत होता है, कब ये असंगत होता है। तो इसके लिए हमारे पास में कुल मिलाकर के ये जो 3 चरों वाले हैं इनके लिए डिटर्मिनेंट कितने आते हैं वो देखिए। एक होता है डिटर्मिनेंट, एक आता है डिटर्मिनेंट ऑफ x यानी डेल x, एक आता है डेल y और एक आता है डेल z। अब इनकी वैल्यू के आधार पर ही हमें संगत असंगत ये सारा कुछ बताना होता है। पहली कंडीशन में ये लेता हूं कि पहली कंडीशन ऐसी है, यदि डेल जो है वो 0 के बराबर हो जाता है। पहले वाले की बात कर रहा हूं मैं, यदि डेल पहले लेता हूं 0 के बराबर नहीं है। पहली कंडीशन है
यदि डेल की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तब हमारा जो समीकरण निकाय है वह कैसा होगा, संगत होगा। संगत होने के साथ साथ उसके जो हल जो है वो सॉल्यूशन है वो कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, उसका अद्वितीय हल विद्यमान है। दूसरी कंडीशन, अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ऐसी है कि यदि डेल की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, यदि डेल की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 0, तब मैं इसको दो भागों में बांटता हूं। कौन कौन से भाग है वो देखिएगा। आप इसको 3 नंबर भी दे सकते हो या 2 नंबर में भी काम चल जाएगा। यदि डेल की वैल्यू 0 के बराबर है तथा डेल की वैल्यू के साथ साथ डेल x, डेल y और डेल z, इन सब की वैल्यू भी कितनी है, 0 है। इन सब की वैल्यू भी कितनी है, 0। तब हमारा जो समीकरण निकाय है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कितने हल विद्यमान होंगे, अनंत हल विद्यमान होंगे। कब, जब डेल की वैल्यू भी 0 और इन सब की वैल्यू भी कितनी हो, 0। अब इसी का सेकंड ऑप्शन ऐसा है, यदि डेल की वैल्यू 0 हो जाए तथा हमारे पास जो वैल्यू है डेल x, डेल y और डेल z, इन तीनों में से कोई भी एक, क्या बोला मैंने, कोई भी, यानी एनी वन कैसा हो जाए, अशून्य हो जाए। कैसा हो जाए, नॉन जीरो। इन तीनों में से मान लिया ये तो 0 है ही, इन तीनों में से एक भी अगर अशून्य हो गया यानी उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है, तब हमारा जो समीकरण निकाय आएगा वह समीकरण निकाय किस प्रकार का होगा। इस समीकरण निकाय के लिए हमारे पास समीकरण हो जाएगा कैसा, असंगत। कैसा हो जाएगा, असंगत। अगर असंगत है तो हमें इसमें भी क्या बताना था, असंगत है, तो ये इसी में फॉलो करेगा। तो हमने 3 कंडीशन देखी है, कौन कौन सी कंडीशन है वो देखिएगा। पहली कंडीशन, जब डेल की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो तब संगत होता है और अद्वितीय होता है। दूसरी कंडीशन क्या देखी हमने, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर डेल की वैल्यू 0 और इसमें पहला ऑप्शन, यदि ये सारे भी वैल्यू किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, तब हमारा कंडीशन क्या होगा, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। कितने, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसके, तब डेल x, डेल y, डेल z, अगर तीसरा ऑप्शन है इनमें से किसी की भी वैल्यू अगर कैसी है, अशून्य है, किसी की भी वैल्यू क्या है, अशून्य, तब हमारा जो समीकरण निकाय है उसका कोई भी क्या होगा, हल विद्यमान नहीं है। इस प्रकार से हमने ये वाला पोर्शन देखा है। और इसी के साथ साथ अब हम क्या कह सकते हैं कि इस आधार पर हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास असंगत आता है या नहीं आता है और इसका हल जो संभव है या नहीं है। तो देखिएगा, ट्राई करते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन आता है इन तीनों में से। तो एग्जाम्पल हमें दिया हुआ इस प्रकार का, इसके लिए मैं डिटर्मिनेंट बनाता हूं पहले तो 4। पहला डिटर्मिनेंट बनेगा, डिटर्मिनेंट किसके लिए, x, y और z तीनों के गुणांक या तीनों के कोफिशिएंट लेता हूं। x के लिए 1 2 1, जैसे 1 1 2, y के लिए 1 2 3 1 2 3 1 3 4 1 3 एंड 4, ये तो आ गया x के लिए, यानी x और y और z के कोफिशिएंट। इसी के सामने मैं इसी की वैल्यू लिख देता हूं, मैं इस r1 के अकॉर्डिंग प्रसार कर देता हूं, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ लिखा है 1, इस 1 के लिए आ जाएगा 2 × 4 8 -3 3 9 माइनस ये वाला 1 ब्रैकेट। अब इसके लिए क्या आएगा, ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ के चलनी है, 4 - 6, यहाँ आ जाएगा 4 - 6 प्लस इस 1 की अगर बात करें तो इसके लिए क्या आएगा, 3 - 4, क्या आ जाएगा 3 - 4। तो यहाँ मेरे पास वैल्यू आ रही है -1, -2 था, इस माइनस की वजह से हो जाएगा प्लस का 2 और यहाँ मेरे पास बच रहा है माइनस का 1, यानी कि माइनस का 2 प्लस का 2, ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0। अभी हमने क्या देखा था, यदि डेल बराबर 0 है तो अब भी 2 कंडीशन हमारे पास में पॉसिबल है, कौन कौन सी वो भी देख लीजिएगा। पहला हो गया, दूसरा मैं बात करता हूँ डेल x की। डेल x के लिए ये वाली लाइन आएगी नहीं, इसकी जगह आ जाएगा ये 2 5 11, 2 5 एंड 11, बाकी के जो दोनों हैं वो सेम टू सेम मेरे पास में आ जाएंगे। ये आ गया बराबर में, देखिएगा ये 2 इसके अकॉर्डिंग
2 इंटू 4 8 माइनस 3 3 ज़ा 9 माइनस ये वाला 1, इसके अकॉर्डिंग 5 इंटू 4 20 माइनस 3 इंटू 11 यानी 33 प्लस ये वाला 1। अब क्या करेंगे 5 इंटू 3 15 माइनस 11 इंटू 2 22, ये वाली वैल्यू आ गई। अब देखिए क्या वैल्यू आती है माइनस 1 इंटू 2 तो यानी -2, यहाँ माइनस के 13 और ये माइनस ये हो जाएगा प्लस का 13। यहाँ देखिए मेरे पास माइनस का 7 आ रहा है, माइनस का 7 माइनस के 2 माइनस के 7 माइनस माइनस 2 बार हो गए, माइनस के 9 हो जाएंगे, माइनस का 9 एंड प्लस का क्या है 13, तो मेरे पास यहाँ बचेगा पॉजिटिव वैल्यू 4। यानी कि जो डेल एक्स है वो 0 के बराबर नहीं आया, यानी दूसरे की दूसरी कंडीशन हो गई। अब इससे में और आगे बढ़ते हैं, अभी डेल वाई की भी चेक कर लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या कुछ आती है। इसके लिए देखिए एक्स वाली वैल्यू तो सेम टू सेम लिखेंगे, वाई की वैल्यू जो है इनकी जगह मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा 2 5 एंड 11। जो जेड के गुणांक है वो तो हम जैसे थे पूरे के पूरे हम सेम टू सेम लिख देते हैं। अब देखिएगा इनका भी प्रसार कर देते हैं, इनका जब प्रसार किया जाएगा तब हमारे पास में वैल्यू किस प्रकार से निकल के आती है 1। इसके लिए 1 इंटू 5 इंटू 4 20, 11 इंटू 3 33 माइनस, अब आगे क्या देखेंगे ये 2, ये लिख दिया 2, 4 इंटू 1 4 माइनस 3 इंटू 2 6, यहाँ लिखा है 1, 11 इंटू 1 11, 5 इंटू 2 10। तो यहाँ पर मेरे पास में आएगा देखिए -13 -2 एंड -2 आ गया +4 प्लस यहाँ आ गया ओनली 1। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ देखिएगा, यह 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 5 और माइनस का कितना है मेरे पास 13, तो यहाँ मेरे पास बचेगा माइनस के 8, ये वैल्यू 0 के बराबर है, दिस इज नॉट इक्वल 0 एंड दिस इज क्या हो जाएगा नॉट इक्वल 0। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट एक्स वाले तो सेम है 1 1 एंड 2, वाई वाले भी सेम है 1 2 3, जेड वाले जो कोफिशिएंट है उनकी जगह मुझे अचर वैल्यू लिखनी पड़ेगी 2 5 11। अब इनको हल करते हैं, देखिएगा यहाँ आएगा 1 -1 एंड प्लस का 2, इसके अकॉर्डिंग आगे वाली वैल्यू भी लिखते हैं, देखिएगा 11 इंटू 2 22, 5 इंटू 3 15, इस 1 की बात करते हैं तो 11 इंटू 1 11 माइनस 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4। यहाँ पर देखिए इसमें से ये घटाएंगे तो बचेगा ओनली 7, इसमें से ये घटाओ बचेगा ओनली +1 और ये हो गया -1। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये -1 इंटू 2 -2 हो गया, ये -2 -2 -1 -3 एंड प्लस का 4 प्लस का 7 बचेगा कितना 4, दिस इज नॉट इक्वल 0। यानी मेरे पास में वो वाली कंडीशन आ रही है कि यदि डेल की वैल्यू 0 के बराबर है तथा डेल x डेल y डेल z इनमें से एक भी यानी कि any1 कैसे हो अशून्य हो नॉन जीरो हो, तब हमारे पास में क्या होगा, तब हमारे पास में दिया गया जो समीकरण निकाय है वह कैसा हो जाएगा असंगत हो जाएगा। तब हमारा दिया गया समीकरण असंगत होगा तथा इसके कितने हल विद्यमान हैं, कोई भी हल विद्यमान नहीं है, कोई भी हल नहीं होगा, नो एनी सॉल्यूशन। इस प्रकार से मैंने 3 चरों के लिए भी ये कंप्लीट कर लिया है। शुरुआत में हमने क्या किया था, शुरुआत हमने इस प्रकार से की थी कि रेखिक समीकरण निकाय है उनको किस प्रकार से हल किया जाता है। उसके लिए पहला पॉइंट था सारणी के उपयोग से। सारणी के उपयोग में हमने 2 देख लिए, 2 चरों के हिसाब से और 3 चरों के हिसाब से।